हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। दिसंबर के एग्जाम्स हो चुके हैं ख़त्म, जो मैं अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ, और अभी आप लोगों के जून 2024 का अटेम्प्ट शुरू होगा। लेकिन उससे पहले अभी दिसंबर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, उसके अलावा रिज़ल्ट आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और रिज़ल्ट में अगर आपका नेट और जेआरएफ हो जाता है तो जून 2024 की तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं आपको। लेकिन एक मिनट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली, राइट। और आप ऐसी ही स्ट्रैटेजी वीडियो ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको सब कुछ पता चल जाए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो दिसंबर 2023 के रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जून 2024 को टारगेट करके चल रहे हैं। बिगिनर हैं, नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या नेट क्वालिफाई हो चुका है लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट जून 2024। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात तो हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। दिस वीडियो फुली डेडिकेटेड टू पेपर 1, राइट। अब यहाँ से करते हैं हम कैसे करें तैयारी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 और क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि मतलब अब ये आता दिमाग में कि मैम क्या नहीं पढ़े, मतलब ये भी कुछ होता है क्या कि नहीं भी पढ़ना होता है। ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज गो फॉर स्मार्ट स्टडी रादर देन हार्ड वर्क, राइट। तो स्मार्ट स्टडी के लिए हमने कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बनी लाइफ में कितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। एनीवे, तो अब इतना बड़ा सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके, तो आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, सब कुछ तो आप कर नहीं सकते हो। तो आपको पिकी होना पड़ेगा, थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आप खाने को लेकर के हो जाते हो या फिर अपने क्लोथ्स को लेकर के हो जाते हो, वैसे थोड़ा सा अपने सिलेबस को लेकर के भी पिकी होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पेपर 1 के हैं 10 यूनिट्स। वो 10 यूनिट्स क्या है एक बार हल्का सा देख लेते हैं। वी हैव टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड, वी हैव कम्युनिकेशन, फिर हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हमारे पास है डीआई, हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, we have people development and environment, we have higher education, we have ICT। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 यूनिट आपके हो गए जो पेपर 1 के अंदर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इस बार का जो हमने पेपर एनालिसिस किया है उस हिसाब से कौन कौन सी यूनिट से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड से जनरल क्वेश्चन ज़्यादा थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम थे। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, कल एक स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पर भेजा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक स्टूडेंट है, उसको डिबेट कंपटीशन में एबिलिटी उसकी सुधारनी है, चेक करनी है, तो किस तरह का इवैल्यूएशन होगा। अब हुआ ये कि हमने फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, ये सारे इवैल्यूएशन पढ़े हैं। हाल ही में जून 2023 के पेपर में आया था इप्सेटिव इवैल्यूएशन, जिससे हमको ये पता चला कि अच्छा एक नई चीज़ एनटीए ने पूछी है, तो क्या पता इससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब समझाया, सिखाया, पढ़ाया, है ना, क्वेश्चंस करवाए, PYQs करवाए। अब इस क्वेश्चन का आंसर फिर स्टूडेंट ने मुझे ऑप्शंस दिए कि मैम ये ऑप्शंस थे, तो मैंने बताया देखो इप्सेटिव असेसमेंट होगा, क्योंकि जब हम एक ही स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं उसके पिछले परफॉर्मेंस से और उसकी करंट परफॉर्मेंस से, तो उसको हम इप्सेटिव असेसमेंट कहते हैं। जैसे मुझे ही डिबेट कंपटीशन में अच्छा करना है तो मुझे अपनी ही डिबेटिंग एबिलिटीज़ को सुधारना है, तो जो मैंने पहले किया है उससे बेटर मैं आगे करूंगी। तो मैं खुद की ही परफॉर्मेंस को तो कंपेयर कर रही हूँ अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस को अपने करंट परफॉर्मेंस से, तो इसको हम इप्सेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। उस बच्ची का सही हो गया क्योंकि उसने मुझसे पढ़ा था, मतलब उसको कॉन्सेप्ट पता थे। आई डोंट नो इफ शी वाज अ पेड स्टूडेंट और मतलब YT फ्री क्लास की स्टूडेंट थी, आई डोंट नो, बट शी वाज माय स्टूडेंट एनीवे। तो अब आपको ये पता चल गया कि हमें ना जो बिल्कुल
प्रोसीड मतलब जो एकदम से एक साइकिल के पहले वाले जो पेपर आए हुए होते हैं ना, उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि दिसंबर 2023 की तैयारी के लिए जून 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो आपको PYQs वैसे मिल जाएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको जनरल क्वेश्चन देखने को मिले थे, उतने में एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, विच मीन्स कि आगे NTA आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस दे सकता है फॉर जून 2024। रिसर्च एप्टीट्यूड से इस बार सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चंस आए थे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आए थे कि मतलब हम कौन सा रिसर्च के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये कुछ नया देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों के लिए नया नहीं होगा जो ऑलरेडी रिसर्च में होंगे, बट जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो कॉलेज लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा ये कॉन्सेप्ट नया है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के अंदर भी आपके जनरल क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन था आपका, आई थिंक मेटा कम्युनिकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, मॉडल वगैरह। तो कम्युनिकेशन का उतना कुछ डिफरेंट नहीं था, मोर एंड ऑल सेम था। प्लस कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके 5 क्वेश्चन आ गए तो आराम से आपके जो 10 नंबर है ना वो बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि पेपर का पैटर्न मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के चेंज हो गया है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर ठप्पा लग चुका है, हम देख चुके हैं 2 साइकिल में। ठीक है, जो ये नहीं मानता है उसको हम डेल्यूजनल ही कहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और DI ये दोनों ऐसे पार्ट हैं जो कि आपके 5 क्वेश्चन ईच आते हैं और आपके 20 नंबर का ये पूरा सेट बन जाता है। ठीक है, अब इस बार की DI बड़ी ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। दैट मीन्स आपको पेपर 1 के अंदर अब वो बैंकिंग वाला दिमाग भी लाना पड़ेगा। मतलब अब NTA आपसे एक्सपेक्टिंग टू मच ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं NTA के आपसे। एक तो UPSC लेवल का जो है वो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, PYQ बेस्ड चीज़ें नहीं बना रहे हैं, उस पर से आपको DI और मैथ इतना कैलकुलेटिव दे रहे हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। प्लस स्क्रोल करो RC में इधर उधर ऊपर नीचे, ये तो खैर हमेशा की प्रॉब्लम रही है ऑनलाइन एग्जाम में। आई ऑल्सो फेस्ड इट एंड आई ऑलवेज, मैं हमेशा ये लगता था कि यार ये स्क्रोल करते रहें, पढ़ते रहें कि आंसर टिक करें। खैर उसके लिए तो आई डोंट नो क्या NTA को कुछ करना ही चाहिए, बट अभी तक तो फिलहाल मेरे टाइम पे भी नहीं हुआ। अब तो मैं 1 साल से पेपर नहीं दे रही हूँ, तो अभी भी नहीं हुआ है वो सुधार। एनीवे, दैट मीन्स आपको अब कैलकुलेशन भी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता एग्जाम में। ठीक है, फिर कैलकुलेशन का एक और चक्कर है, कॉमर्स जैसे पेपर में, इकोनॉमिक्स जैसे पेपर में या EVS जैसे पेपर में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो कैलकुलेशन आप अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, वो सिर्फ आपको पेपर 1 नहीं बल्कि पेपर 2 में भी अगर आपकी कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे स्टैट्स वगैरह में अगर हैं, तो इट विल हेल्प यू फर्दर। ऑलराइट, उसके बाद आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से हर बार आपको फैलेसी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस बार भी भर भर के फैलेसी वाले क्वेश्चंस आए हैं। तो फैलेसी तो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है पेपर 1 के अंदर, जो आपको अगर मतलब 4 से 6 नंबर दिलाने वाला हो जाता है फैलेसी अकेला लॉजिकल रीजनिंग में। मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने आपको बता दिया कैलकुलेटिव है। इस बार मिक्सचर से भी क्वेश्चन आ गए, मतलब 2 बार से मिक्सचर से क्वेश्चन देखा जा रहा है, सिलेबस में नहीं है वो। तो आई थिंक जो भी आपके एजुकेटर होंगे, अगर आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो रजत सर आपको वो सारी चीज़ें, नई चीज़ें भी आपको वहाँ मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ाएंगे। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आपको टॉक्सिसिटी से क्वेश्चन आया था, DDT के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। उसके अलावा प्रोटोकॉल वगैरह से भी क्वेश्चंस आए थे, G20 समिट का क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन था। अब जो करंट अफेयर वाली चीज़ है ना, आगे के साइकिल में यानी जून 2024 के साइकिल में जो आपको करंट अफेयर पूछेगा, दैट विल बी फ्रॉम COP28, क्योंकि वही चल रहा है और ये आपका एनवायरनमेंट का भी हो जाता है पार्ट, प्लस ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जो है मतलब एक वर्ल्ड लेवल पर हो रहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सारे UN मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये वैसे भी इन अ वे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हायर एजुकेशन के अंदर हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखी थी, जो मैंने एनालिसिस के अंदर ही बताया था आपको, यूनिवर्सिटीज़ के एस्टैब्लिशमेंट पर क्वेश्चन आए थे, एस्टैब्लिशमेंट ईयर पे क्वेश्चन आए थे। अब एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता है आपको बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा था, ये मैंने जून 2023 के पेपर में भी देखा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी 1916 में जो है वो स्टैब्लिश हुई है। फिर क्रोनोलॉजिकली बताइए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ब्रिटिश एरा में जो स्टैब्लिश हुई थी और ऐसे करके।
अब आपको ये सारा डेटा भी पता रहना चाहिए कि यार इतने इतने ईयर में कैसे कैसे है, जैसे BHU SNDT यूनिवर्सिटी, ये आपकी 1916 में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन PYQ का उठाया हुआ जो जून 2023 में आया था वो दिसंबर 2023 में आपसे पूछ लिया गया, विच अगेन कन्फर्म्स द फैक्ट कि आपके जो इमीडिएट आप कह सकते हो ये पेपर होता है, साइकिल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जून के लिए दिसंबर वाली साइकिल के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए जो आपसे जून 2024 में इन अ वे रिपीट करके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो हायर एजुकेशन का हो गया। फिर कमीशन से बड़े सारे क्वेश्चन आए इस बार, आपको जून 2023 में नहीं देखने को मिले थे कमीशन पे उतने सारे क्वेश्चन। NEP से क्वेश्चन नहीं आया तो अगली साइकिल में NEP से क्वेश्चन आ सकता है। ICT के अंदर अगर देखें तो एक नया कॉन्सेप्ट पूछा गया था विच वॉज कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ICT के अंदर, डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड पे क्वेश्चन था, उसके अलावा नंबर सिस्टम पे बड़े सारे क्वेश्चन थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम पे। तो अब कन्वर्जन भी हमको ऐसे मतलब ये हम नहीं कर सकते कि यार कन्वर्जन नहीं पढ़ेंगे यार नहीं समझ आता, जस्ट लेट्स लीव इट, लेट्स जस्ट लेट इट बी, नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। तो एक तो हमने नटशेल में थोड़ा सा ध्यान ले लिया कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ने का क्या मतलब है, क्या नहीं आपको तब समझ आएगा जब आप ये देखोगे कि कौन सी चीज़ों से अब आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या पूछे ही नहीं जा रहे हैं, वो चीज़ें आप हटा सकते हैं। फिर जो आपकी इजी वाली चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं EVS पेपर 2 की बात करूँ तो EVS पेपर 2 वाले बच्चे को, क्योंकि वो EVS का इतना इन डेप्थ स्टडी कर रहा है कि उसको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो पूरी यूनिट ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे सिमिलरली अगर हम बात करेंगे एजुकेशन वाले बच्चों की, तो उनको हायर एजुकेशन की चीज़ें उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन वाले बच्चों को हायर एजुकेशन का भी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि वो पूरा का पूरा एजुकेशन का सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो जाता है। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है सब्जेक्ट वाइज, मतलब आपका पेपर 2 के हिसाब से थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं स्पेशली उनको तो सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको फिर उतना मतलब ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें ना वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। तो ये मतलब क्या नहीं पढ़ने का नहीं, मतलब ये तो हमें बट ऑब्वियस पता है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब हम उसमें थोड़ी अपना टाइम फिर लगाएंगे जो हम वही सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी अब नहीं पूछी जा रही। मतलब बहुत रेयर टू रेयर होता है कि आपसे पूछ लिया गया या फिर मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हायर एजुकेशन का उतना नहीं है अब पूछने में, मतलब नहीं आता है उससे क्वेश्चन। कमीशन वगैरह से ही आ रहा है, NEP से आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से आ रहा है, इससे अभी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर तो आपको बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, उससे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको दी जा रही हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को एलिमिनेट करते हो। जैसे अब आपको की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 साल बड़ा पूछा, बट अब की बिहेवियर हेल्पफुल बिहेवियर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मतलब अभी पेपर आएगा तो हम देख सकते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो। उसके लिए आपको PYQ को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। दैट आई विल गाइड यू जब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे पहले से, मतलब आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको PYQ को देख करके पता चलेंगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, आपको कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले मेकअप योर माइंड, अपना दिमाग मतलब ये दिमाग में भर लीजिए या दिमाग में डिसाइड कर लीजिए कि भाई जून 2024 की तैयारी करनी है, जल्दी करनी है और शुरू कर देनी है। मतलब इट्स इंपॉर्टेंट कि आप शुरू कर दें तैयारी। ये नहीं कि अभी क्रिसमस बीत जाने दो, न्यू ईयर बीत जाने दो। ठीक है, न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेंगे कि इस बार तो हमारा जून 2024 टारगेट है, हम नेट क्वालिफाई करेंगे। अगर आपका एक लेमैन एटीट्यूड है कि यार ठीक है अभी तो पेपर दिया था, अभी क्या फिर से तैयारी शुरू करें, तो आपको आगे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है। जो जितनी जल्दी शुरू करता है वो उतनी जल्दी खत्म करता है अपना सिलेबस, और उतना ही उसको टाइम मिलता है फर्दर रिवीजन के लिए, और बर्डन कम होता है। तो अपना माइंड एक बार मेकअप कर लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सिलेबस एक बार देख लीजिए, वैसे सिलेबस चेंज भी होगा तो हम चेंज सिलेबस के हिसाब से भी चलेंगे। तो ये तो अभी थोड़ा सा जो है वो मझधार में है सिलेबस आपका, बट जैसे ही अपडेट आएगी ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। UGC भी अपनी वेबसाइट पर डाल देगा सिलेबस, और
यूजीसी के चेयरमैन के ट्विटर हैंडल के थ्रू भी पता चल जाएगा, प्लस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सारे अपडेट्स ऐसे जो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग है वो मिलते रहेंगे। फिर आपको अपने रिसोर्सेज, मतलब ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा देख लेना, तो ये अपने रिसोर्सेज जो हैं वो कलेक्ट करने शुरू करने हैं, चाहे पेपर 1 के हों चाहे पेपर 2 के हों। ईदर वे यू स्पेंड सम मनी ऑन बुक्स, इंटरनेट, कलेक्ट करना शुरू करिए, सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को गूगल करना शुरू करिए, क्या क्या चीज़ें आई थी, स्ट्रैटेजी वीडियोस देखिए, जैसे आप अभी देख रहे हैं तो आपने कुछ ढूंढा होगा तभी आपको ये वीडियो आई है आपके फीड पे। एनीवे, तो ये सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी आप रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वजह से आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। तो ये भी वन ऑफ द रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज को ढूंढना भी एक रिसोर्स कलेक्ट करना होता है। तो आप रिसोर्स कलेक्ट करिए बुक्स के माध्यम से, फ्री स्टडी मटीरियल के माध्यम से, इंटरनेट पर आप चीज़ों को देखिए, कहाँ कहाँ से आप PYQs ले सकते हैं, कहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सारी चीज़ें अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना अभी से शुरू करिए। और उसके बाद आपको करना है टाइम मैनेज, ठीक है। टाइम डेडिकेशन वैसे है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है PPT, मैं इसको सही कर देती हूँ। सो इट्स सेइंग टाइम डेडिकेशन, ठीक है। टाइम अगर आप नहीं देते हैं, टाइम डेडिकेट नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। टाइम डेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच विल फर्दर लीड यू टू सक्सेस। नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको PYQs को एनालाइज करना है। एनालाइज का क्या मतलब होता है? हाउ इज एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम सॉल्विंग PYQs। मैं यहाँ पर सॉल्विंग PYQs भी लिख सकती थी, लेकिन PYQs आप सॉल्व करने से पहले एनालाइज कीजिए कि कैसे क्वेश्चंस बनने लगे हैं। अब इसके लिए आपको जो 2 साइकिल को सिलेक्ट करना है वो है जून 2023 की साइकिल का पेपर, दिसंबर 2022 का भी ले सकते हो, वैसे दिसंबर 2022 से थोड़ा सा चेंज हुआ है, और दिसंबर 2024 का। जब हमारा आंसर की वगैरह आ जाएगा तब हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों जो है वो आपको अपने दिमाग में लेकर के चलना है, एनालाइज करना, जो चीज़ें पूछी गई हैं उस हिसाब से अपने नोट्स को बनाना है। अगर आपको ये देखना है कि आपको कितने मार्क्स को टारगेट करना है, क्योंकि हमें मार्क्स भी टारगेट करने होते हैं, है ना, कि भाई हमको इतना मार्क्स लेकर चलना है, 300 में से 300 थोड़ी स्कोर करना है, हमें एक प्रॉपर चीज़ लेकर के चलनी है। और क्या हुआ? ठीक है, एक प्रॉपर चीज़ लेकर के चलनी है एंड आपको अपने मार्क्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कट ऑफ ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे अपनी सब्जेक्ट के लिए कि कैसा रहा है आपका कट ऑफ ट्रेंड, एंड देन आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को देख सकते हो। मतलब कि आप अपने मार्क्स को देख सकते हो कि अगर 180 टू 190 की कट ऑफ जाती है तो हम 190 का मतलब मैक्सिमम रेंज वाला जो नंबर है उसको लेकर के चलें, ठीक है। और अपने हर यूनिट के लिए फ्रॉम 1 to 10 जो हमने डिस्कस किया है उसकी जो प्रिपरेशन है उसको आप अभी से करना शुरू करिए, ठीक है। देन हमारे पास 3 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, एक जिनका नेट हो चुका है, एक जिनका JRF नहीं हुआ है, एक इनका जिनका JRF नहीं हुआ बट नेट हो चुका है, और एक जिनका नेट और JRF दोनों ही नहीं हुआ है। उस कंडीशन में आपको अपने हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा कि आप कैसे जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओगे। मतलब बेसिकली आपको ये है कि अब आपको नेट आपका हो चुका है, ये तो आपको फोकस नहीं करना है, तो अब आपको JRF वाले ज़्यादा कट ऑफ नंबर पर जाना है, मतलब ज़्यादा कट ऑफ पर फोकस करना है कि कैसे आप ज़्यादा नंबर लेकर आए। बोथ नेट और JRF नहीं है आपका, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप नेट पहले करना चाहते हो या आप पहले अटेम्प्ट में JRF करना चाहते हो। तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, तैयारी भी होनी चाहिए, और जल्दी तैयारी को शुरू कर देना ही सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, रटने से काम नहीं चलेगा। ये स्ट्रैटेजी मतलब ये रामबाण है अभी के लिए NTA की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, जो मुझे लगता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टेइंग अवे फ्रॉम रूट लर्निंग, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, और प्रैक्टिस और रिविजन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना आपको फर्दर टाइम मिलेगा टू रिवाइज एंड टू मेक थिंग्स इन योर फेवर, अपने फेवर में लेकर आना है।
एनीवे तो हमारे बैचेस भी हैं जो शुरू हो रहे हैं फ्रॉम 26 ऑफ दिसंबर, जिसमें आपको पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिलेगा। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप Y563 कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू अराउंड। रोज़ मेरी क्लास पेपर 1 की दोपहर में 2 बजे होती है, तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें UGC नेट की तैयारी करने के लिए। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।